ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये है कि A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B की वैल्यू जो है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होती है। किस तरीके से? अगर ये देखें A क्रॉस B जिसे हमको निकालना है और इसके बीच का A और B के बीच का एंगल थीटा है, तो A क्रॉस B के लिए जब आप जाते हैं तो फिर वैल्यू होती है मॉड A मॉड B साइन थीटा विद एन कैप। लेकिन जब B क्रॉस A आप निकालते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है मॉड B मॉड A साइन। अब यहाँ पर एंगल कितना, B से A के बीच में एंगल, ये हम लोगों को पता है ना, A से B का एंगल थीटा है। B से A का जब निकाला जाएगा तो ये एंगल नहीं ले सकते क्योंकि एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फिर यहाँ पर हम लोगों का B से A का एंगल ये लिया जाएगा जो कि हो गया 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 360 माइनस थीटा विद एन कैप। तो फिर अब चूंकि ये मॉड है तो इसको आगे पीछे आप चेंज कर सकते हैं। तो मॉड A मॉड B साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा और एन कैप। तो मॉड A मॉड B साइन थीटा एन कैप विद माइनस साइन। तो यहाँ पर हम लोगों का B क्रॉस A जो है वो माइनस का A क्रॉस B के इक्वल आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि हम लोगों का B क्रॉस A तो A क्रॉस B के बराबर नहीं है, तो यानी कि हम लोगों का कम्पिटिटिव इन नेचर नहीं होता है। इसके बाद आता है सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों की, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उस कंडीशन में आप रखेंगे A क्रॉस B इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन 0 विद एन कैप। साइन 0 की वैल्यू चूंकि 0 होती तो फिर 0 आ जाएगी। किसी भी चीज का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी वैल्यू ही 0 हो जाती। तो फिर यहाँ पर A क्रॉस B जो होगा वो मॉड A मॉड B साइन थीटा जो कि 0 है और एन कैप साइन 0 वैल्यू 0 होती है तो इसकी वजह से पूरा 0 हो जाता है। इस तरीके से आता है थर्ड प्रॉपर्टी, इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं तो फिर एंगल कितना हो गया इनके बीच में, थीटा हो गया 90 डिग्री। तो फिर हम लोग क्या रखेंगे, A क्रॉस B इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन 90 विद एन कैप। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और एन कैप यूनिट वेक्टर है तो वो तो 1 है ही है। तो यूं कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये प्रॉपर्टी हम लोगों की बनती है A क्रॉस B के लिए। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो जैसा कि हमने बताया था आई जे के यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जो हम लोगों के पास एक्स एक्सिस पर I लेते हैं, वाई एक्सिस पर J लेते हैं और जेड एक्सिस पर K लेते हैं। तो अगर हम लोग इसका I क्रॉस I करते हैं या J क्रॉस J करते हैं या K क्रॉस K करते हैं तो ऑलवेज वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक, अगर इस पर ध्यान दें, अगर हम लोगों को I क्रॉस J, अब यहाँ पर एक हम लोग बना लेते हैं ये सर्किल। सर्किल पर ये 3 निशान लगाएंगे एक ही डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज आप लगा सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज लगा सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग I J K यहाँ पे लिख देते हैं। अब जैसे हमें I क्रॉस J करना है तो I के बाद J आ रहा है तो इसके आगे क्या रख के, तो ये वैल्यू हो गई I क्रॉस J इक्वल टू K। फिर J क्रॉस K अगर हम लोग बोले यूनिट वेक्टर के फॉर्म में तो J क्रॉस K कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखें J क्रॉस K, जैसे J के बाद K जो आ रहा है तो उसकी वैल्यू आ रही है I, तो I क्या हो जाएगा। फिर इसी तरीके से K क्रॉस I बोलेंगे तो फिर वापस J हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों ने क्रम बदल दिया यानी I क्रॉस K कर दिया तो I के बाद K यानी अब डायरेक्शन क्या हो गई, पलट गई, तो फिर यहाँ पर J नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा माइनस J। इस तरीके से आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, A क्रॉस B के लिए वैल्यू क्लियर हुआ। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं और परपेंडिकुलर टू बोथ यूनिट वेक्टर, पूछा क्या गया, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए प्रॉपर्टीज आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गए, डॉट प्रोडक्ट की भी और एज वेल एज क्रॉस प्रोडक्ट की भी। अब इसके बाद आता है हम लोगों के पास टॉपिक प्रोजेक्टाइल।
तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन सिंपली आप यूं कह सकते हैं, व्हेन द पार्टिकल throw at any acute angle, when the particle throw at any acute angle, then it remain stay in air for some time and after that it comes back to the earth. This particle is called projectile. The angle at which it is projected is called angle of projection. तो यहाँ पर angle of projection क्या हो गया, थीटा। फिर यहाँ तो जैसे कि हम लोगों के पास डिफिनेशन इस तरीके से देंगे, पहले तो u जो हम लोगों ने जिस वेलोसिटी से इसको फेंका, तो u के इसके दो कंपोनेंट करें, जिधर की ओर थीटा है देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ इधर थीटा है, तो इधर हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे u cos थीटा और इधर लिखेंगे u sin थीटा। हमेशा ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम हाइट होती है उस जगह पर वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ये हमेशा जीरो हो जाता है इस जगह पर, मैक्सिमम हाइट पर यूँ भी कह सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट पर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसको आप रेंज कहते हैं। डिफाइन कैसे करना है वो बोले दे रहे हैं, एक बार अपनी कॉपी में सब लोग आसानी से नोट कर लेंगे। तो when the particle is projected, when the particle is thrown from a certain velocity at a particular angle, then it remains stay in air for some time and after that it comes back to the earth. The time in which it remains stay in air is called flight time. The maximum displacement covered by the body in vertical direction is called maximum height. The horizontal distance covered by the body, the maximum displacement covered by the body in horizontal direction is called range. तो यहाँ पर अगर हम लोग तीनों की बात करें, अब इक्वेशन जो आपको निकालनी है किस तरीके से उसको भी आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोगों के पास तीन चीजें हम लोगों को निकालनी रहेंगी। एक हो गया फ्लाइट टाइम, दूसरा हो गया मैक्सिमम हाइट, तीसरा हो गया रेंज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले एक चीज आप ध्यान दें कि इक्वेशन जो आपको बताई गई डिस्टेंस से रिलेटेड काफी फार्मूला आपको मालूम है, लेकिन फिर भी एक चीज आप ध्यान दें, ये विशेष बेसिक चीज है कि अगर आपकी वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी चल रही है और उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको फार्मूला बताया गया था डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन ये तभी आप लगाएंगे जब मोशन क्या हो, यूनिफॉर्म। और अगर मोशन हम लोगों का एक्सेलरेट या रिटार्डेड हो रहा है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म, तो फिर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है ये भी तो बता देते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों इक्वेशन क्लियर हो गई। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एज वेल एज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पर s डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम आपको मालूम ही है। तो फिर हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे फ्लाइट टाइम की। तो फ्लाइट टाइम के लिए जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ले लेते हैं मोशन फ्रॉम ए टू बी। अब ए से बी तक मोशन हम लोगों को कौन सा कंपोनेंट, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट ए से बी तक मूव करा रहा है, तो देख सकते हैं ये तो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जा रहा है। यही मोशन जो है कंपोनेंट यानी यू साइन थीटा, यही इसको ए से बी तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर यहाँ पर हम लोग इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इक्वेशन क्या थी हम लोगों की, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस ए टी, क्योंकि ग्रेविटी के अपोजिट आप चल रहे हैं। ठीक, अब इसको रखेंगे किस तरीके से, फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट पर कितनी है, 0 है। वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो दैट रिमेन्स सेम इन प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी नहीं बदलता है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, तो दैट्स वाई हम लोगों ने 0 पुट अप किया। u की जगह पर हमको क्या रखना है, u साइन थीटा माइनस a की जगह ग्रेविटी और t है, इसको इधर रिप्लेस करेंगे। तो इधर से इधर जब आएगा तो साइन चेंज होता है तो प्लस हो जाएगा ये u साइन थीटा, तो t की वैल्यू हो जाएगी u साइन थीटा अपॉन g, यानी कि
फ्लाइट टाइम जो आएगा दैट इज कैपिटल T इक्वल टू 2t स्मॉल t, क्योंकि जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा। तो फिर ये हम लोगों के पास आ गया 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी, u साइन थीटा अपॉन जी, यानी कि टाइम पीरियड का फार्मूला बना t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए। मैक्सिमम हाइट के लिए अगर आप जाएंगे तो फिर हाइट से रिलेटेड ये डिस्टेंस का फार्मूला आप यूज कर सकते हैं v स्क्वायर। तो आपने लिखा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऊपर की ओर कंपोनेंट ले जा रहा है u साइन थीटा, और फाइनल वेलोसिटी इसकी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जो है वो 0 है, तो ये u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2g और यहाँ पर h, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो गया 2g कैपिटल H इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब h की बात करें तो फिर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दैट इज द वैल्यू ऑफ हाइट। तो हाइट इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब आपके पास फ्लाइट टाइम का फार्मूला आ गया इस तरीके से, हाइट का आ गया। थर्ड बात आती है रेंज की। तो जिसे कि हमने बताया था, अब रेंज की बात करते हैं तो रेंज ये है हम लोगों की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इस जगह पर, यहाँ पर हम लोगों का जो कंपोनेंट है u cos थीटा, तो हमने पहले बताया कि इस मोशन के दौरान यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट रिमेन कांस्टेंट, तो वेलोसिटी आपकी इससे चेंज नहीं हो रही है। तो आप ध्यान रखें, तो आप डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम को यूज कर सकते हैं। स्पीड यहाँ पर डिस्टेंस जो लेंगे वो क्या है, रेंज है। स्पीड जो लेंगे वो क्या है, u cos थीटा है। और टाइम की बात करें तो ये है फ्लाइट टाइम। क्या है, फ्लाइट टाइम। अब आप बात करें r इक्वल टू u cos थीटा इंटू फ्लाइट टाइम कितना था, दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो इट बिकम्स u स्क्वायर, अब इसको एक साथ लिख लें 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये फार्मूला याद है किसका है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है हाँ ठीक है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन जी, दैट इज द वैल्यू ऑफ r। तो रेंज ही हम लोगों की r इस तरीके से आ जाती है। क्लियर हुआ? तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे टॉपिक हम लोग करते हैं। अब देखें, जैसे आपने लिखा r का फार्मूला रेंज का u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम रेंज। तो जैसे कि मैक्सिमम रेंज के लिए अगर आप बात करें तो साइन की फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा मस्ट बी मैक्सिमम। अब ये बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू अगर साइन 2 थीटा की होगी तो वो कितनी होगी। साइन की जो वैल्यू होती है, रेंज होती है, ये आपको बता दें -1 से +1 होती है, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +1 है और जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, +1। तो अगर आप आर मैक्स की बात करते हैं तो फिर ये हो जाता है u स्क्वायर बाई जी इंटू 1, यानी u स्क्वायर बाई जी इसका फार्मूला बना आर मैक्स के लिए। ठीक है, अब इसकी बात कर लें एंगल। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा मस्ट बी 1, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन, हाँ बिल्कुल ठीक, 90 डिग्री, यानी 2 थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 45 डिग्री। तो अगर हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर किसी चीज को, किसी प्रोजेक्टाइल को आप 45 डिग्री पर फेंकते हैं तो आपकी जो डिस्टेंस जो कवर होगी उसके थ्रू वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो आर मैक्स की बात हो गई। अब प्रूव, एक क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो आप ये कैसे दिखाएंगे कि पाथ जो प्रोजेक्टाइल का है वो पैराबोलिक होता है। तो देखें इस तरीके से, सपोज ये यहाँ से हम लोगों का, जैसा कि हमने बताया था, u cos थीटा, u sin थीटा, मान लेते हैं पर्टिकुलर इस जगह तक हम लोगों की बात करें, a से लेकर के p पॉइंट पे पर्टिकुलर है, और इस जगह से इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की है x, ये बंद है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x और वर्टिकल डिस्टेंस है, और वर्टिकल डिस्टेंस है
y सपोज। तो अगर आप इक्वेशन को देखते हैं तो h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों आ रहा है ये आपको पहले बता चुके हैं कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जब मोशन होता है तो आपको माइनस का जी यूज करना होता है। तो h की जगह पर आप रखेंगे y, x u। अब u की बात करें तो u साइन थीटा ही तो ऊपर ले जा रहा है, तो u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब t की बात करें तो डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो फिर ये तो सेम रहती है, तो फिर डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस मतलब हम लोगों का यूज करेंगे तो x इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी u cos थीटा इनटू टाइम t मान लेते हैं इसमें लग रहा है। तो t की वैल्यू कितनी बन रही है x अपॉन u cos थीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ t। अब ये t की वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो फिर y की वैल्यू कितनी बनी u sin थीटा, t की जगह x अपॉन u cos थीटा। फिर यहाँ पर आता है, इसको थोड़ा इधर अलग से लिख दें, x जैसा कि हम लोगों ने निकाला था u cos थीटा इंटू टी, तो इससे t की वैल्यू हम लोगों की निकली x अपॉन u cos थीटा। अब यहाँ पर इसको हम लोग यूज करेंगे तो माइनस का हाफ g और t की जगह पर x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर। तो फिर y इक्वल टू आ गया, u से u कैंसिल हो गया तो x टेन थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है टेन थीटा, माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हम लोगों के पास आई। अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x एंड लीनियर इन y। y में तो पावर 1 है और x में पावर 2 है। अब ये ध्यान रखें कि ये किसके लिए हम लोग यूज करते हैं कि y में पावर 1 है, x में पावर 2 है। इस चीज का लोगों को जिसको नहीं मालूम है उसके लिए अब हम फिर से बता दे रहे हैं। पहले यहाँ पर आप समझ लें कि अगर एक जो वेरिएबल है उसमें पावर 2 हो और एक वेरिएबल में पावर 1 हो तो इसको आप कहते हैं पैराबोलिक बात होता है। तो सिंस इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x एंड लीनियर इन y, सो पाथ of projectile is parabolic। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये पैराबोलिक पाथ कवर करता है। अब हम उसके बारे में तुमको बता दे रहे हैं कि कहां पे कौन से कंपोनेंट, जैसे कि अगर बहुत की पॉइंट है, इस पर थोड़ा विचार करके ध्यान करके समझें कि इफ इक्वेशन इज लीनियर इन x एंड y, दोनों में ही लीनियर हो तो फिर ये हम लोगों का शो करता है स्ट्रेट लाइन। क्या शो करेगा? स्ट्रेट लाइन। सेकेंड पॉइंट आप नोट करें, इफ इक्वेशन इज लीनियर इन वन वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इन अदर, देन इट इज पैराबोला। मतलब अगर एक में पावर 2 हो और एक में पावर 1 हो तो फिर ये पैराबोला होता है। जैसे कि आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, या मान लें अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 लिखा हम लोगों ने। तो यहाँ पर x और y दोनों की पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर है यानी स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पर हम लोगों की x पे पावर 2 है, y पर पावर 1 है, तो यहाँ पर ये हो गया क्या? क्वाड्रेटिक इन x एंड लीनियर इन y। तो एक वेरिएबल में पावर 2 हो गई, एक वेरिएबल में पावर 1 हो गई। तो ये हम लोगों का रिप्रेजेंट हो गया किससे? ये हो गया हम लोगों का पैराबोला। फिर आते हैं थर्ड पे, इफ बोथ वेरिएबल हैज 2 पावर, तो अगर दोनों की पावर 2 हो, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 पावर, और साथ में ये भी लिख दें एंड इक्वल कोफिशिएंट भी इक्वल हैं, तो फिर ये आपका रिप्रेजेंट करता है सर्किल। क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर्किल। तो ये चीज क्लियर हुई। अगर दोनों पे पावर हम लोगों के पास सेम हो, 2 पावर हो,
और इक्वल कोएफिशिएंट हो, जैसे कि आप लिख सकते हैं 5x² प्लस 5y² इक्वल टू 7, सपोज ये लिखा। तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सर्किल है। फिर फोर्थ पे आते हैं, अगर दोनों की पावर जो है वो तो 2 है, बोथ हैविंग पावर 2 बट unequal in coefficient but having same sign, साइन सेम है लेकिन कोएफिशिएंट जो है वो अनइक्वल है, जैसे 5x² प्लस 7y² इक्वल टू 9, सपोज ये मान लेते हैं क्वेश्चन। तो फिर ये वेरिएबल देखें, यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों के जो कोएफिशिएंट है वो तो अनइक्वल है लेकिन साइन दोनों के सेम है, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है इलिप्स। क्या रिप्रेजेंट करेगा? इलिप्स। जो ओवल शेप होता है दैट इज इलिप्स। फिर आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर इक्वेशन जो है वो भी पावर जो होगी वो तो 2 रहेगी, अनइक्वल इन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट अनइक्वल रहेंगे, एंड साइन आर आल्सो अनइक्वल, ये डिफरेंट, साइन भी डिफरेंट हो जाए। मतलब जैसे कि अभी इसी को हम लोग 5x² माइनस 7y² इक्वल टू 9 लिखते हैं, तो फिर ये हम लोगों का इलिप्स के बजाय क्या रिप्रेजेंट करने लगेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला। क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाइपरबोला। तो ये पॉइंट्स आप याद कर लें, क्योंकि ये जो पॉइंट्स आपके पास हैं ये अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी इक्वेशन को आप जज कर सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन की है या पैराबोला की है, हाइपरबोला की है। ये आपको आगे इंजीनियरिंग में काफी मदद करेगा। तो आप इसको एक बार नोट कर लें, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें जिसके इसके पास। ओके।